हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि दिन क्यों होते हैं, रातें क्यों होती हैं, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, कभी दिन बड़ा तो कभी दिन छोटे क्यों होते हैं। इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें, नहीं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें छूट जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहला होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। सबसे पहले हम लोग घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। देखिए, अक्ष क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अब ये कौन से डायरेक्शन में घूमती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट साइड है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर यानी कि एक जगह पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ घूमती है। और आप लोगों ने जैसे लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, कई बार लट्टू क्या होता है कि एक ही जगह पर स्थिर होकर के घूमता रहता है। इसी तरीके से पृथ्वी भी अपनी एक अक्ष पर स्थिर होकर के घूमती रहती है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी गति नहीं करती है, पृथ्वी अपने कक्ष पर भी गति करती है, लेकिन अपने अक्ष पर गति करने के कारण ही उसमें दिन और रात होता है, और अपने अक्ष पर घूमने को ही पृथ्वी के घूर्णन कहलाता है। चलिए हम लोग और तथ्यों के बारे में समझते हैं। घूर्णन गति को परिभ्रमण एवं दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब घूर्णन गति को दैनिक गति क्यों कहा जाता है? दैनिक गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के कारण दिन और रात होते हैं। यदि घूर्णन गति ना हो तो पृथ्वी पर दिन और रात होना बंद हो जाएगा। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है इस तरीके से जो पृथ्वी घूर्णन करती है अपनी जगह पर, तो वो एक घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। आप लोगों ने सुना होगा कि दिन जो हमारा होता है, ये पूरा दिन, एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। एक्चुअली में वो एग्जैक्ट 24 घंटे का नहीं होता है, उसकी अवधि जो होती है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा अनुसार उसको 24 घंटा मान लेते हैं। तो पृथ्वी अपना एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष दिन व रात समान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने का मतलब सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष दिन व रात समान होते हैं। अब विषुवत रेखा क्या होता है, इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो उसको देख लीजिए, ताकि आपको विषुवत रेखा क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे घूर्णन गति के प्रभाव के बारे में। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। यदि घूर्णन गति होना बंद हो जाए तो दिन और रात पृथ्वी पर होना बंद हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए इसको हम लोग इस डायग्राम पे समझते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको इस डायग्राम पे बताते हैं। जैसे जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है, तो उसको वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो आकाशीय पिंड है वो पूरब से पश्चिम पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। जबकि पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में केवल एक ही उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा यानी कि मून। तो मून जो है, चंद्रमा, वो पृथ्वी की उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारे आकाशीय पिंड जो हैं, जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है, और सभी जो आकाशीय पिंड हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे आप लोग जब कई बार मतलब अपने स्थान पर
घूमते रहते हो, चक्कर लगाते रहते हो, एक ही स्थान पर खड़े होकर के खेलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें गति कर रही हैं और आपके चारों तरफ गति कर रही हैं। कुछ इसी तरीके की स्थिति पृथ्वी के साथ होती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस पर भी यही प्रभाव पड़ता है, वहां पर भी यही प्रतीत होता है कि बाकी सारी जो आकाशीय पिंड है वो उसके चारों तरफ गति कर रही है। चलिए, सबसे पहले इनको हम इरेज करते हैं और फिर हम आप लोगों को आगे के तथ्यों के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए पहले इनको इरेज कर लेते हैं। चलिए हम लोग पिछले स्लाइड पे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, पृथ्वी जो हमारी है यानी कि अर्थ जो है वो एकदम सीधा नहीं है। पृथ्वी इस तरीके से यहाँ पर सीधा नहीं दिख रहा होगा, जबकि ये पृथ्वी इस समय यहाँ पर झुकी हुई है। तो ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है पृथ्वी। चलिए और चीजों के बारे में हम समझते हैं। पृथ्वी अपने यहाँ पे यहाँ पर आप लोग मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अक्ष नहीं बल्कि यहाँ पर कक्ष होना चाहिए, यहाँ पर आपका कक्ष होना चाहिए, ये अक्ष सही है। तो पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए हम लोग इसको और आगे समझते हैं। अब कक्ष पर क्या कोण होता है अभी हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं परिक्रमण गति क्या होती है। तो पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाता है। चलिए यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है पृथ्वी का कक्ष। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आपका बना है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। ये जो आपका है ये पृथ्वी का कक्ष है, यानी पृथ्वी जिस रास्ते से जिस मार्ग से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है उसी को पृथ्वी का कक्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पहले मिटाते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन जब अपने मार्ग पर अपने कक्ष पर रहती है तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए और चीजों के बारे में समझते हैं। परिक्रमण गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब वार्षिक गति के नाम से क्यों जाना जाता है परिक्रमण गति को? क्योंकि इसी के कारण पूरा वर्ष संभव हो पाता है। परिक्रमा करने के कारण ही पृथ्वी के वर्ष पूरा होता है, यानी साल पूरा होता है, इसीलिए इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यानी जो पृथ्वी हमारी है वो जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग देखिए, जब इस तरीके से चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ तो उसे 365 दिन केवल नहीं लगते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। लेकिन हम प्रत्येक वर्ष को सुविधा के लिए 365 दिन का ही मान लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो हमारा वर्ष होता है, साल होता है, वो 365 दिन का ही होता है, लेकिन एक्चुअली में वो 365 दिन होता नहीं है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है, लेकिन सुविधा अनुसार हम उन्हें 365 दिन का ही मान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त लगभग 6 घंटे बच जाते हैं, क्योंकि 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय बचता है तो उसी को लगभग 6 घंटा मान लिया जाता है। तो प्रत्येक चौथे वर्ष में हम इन्हीं को एक दिन के रूप में जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 6 घंटा बचता है, तो ऐसे 4 वर्ष में आपका 6 × 4 करेंगे तो आपका 24 घंटा हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक 4 वर्ष में 24 घंटे का समय अतिरिक्त होता है, जिसे चौथे वर्ष में इसे एक दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है लीप ईयर, यानी कि आदि वर्ष। लीप ईयर इसी के कारण 366 दिन का होता है, क्योंकि 365 दिन का होता था, हर वर्ष 365 दिन का होता है, लेकिन जब 6 घंटे अतिरिक्त बच रहे हैं हर वर्ष, तो उसे अगर जो 4 साल तक लगातार 6 घंटे बच रहे हैं तो 24 घंटा आपका अतिरिक्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक दिन अतिरिक्त हो जाएगा, तो उसी को हम लोग चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं, जिसे 366 दिन का आपका वर्ष हो जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है,
फरवरी महीने में हम लोग इसको ले जा करके ऐड कर देते हैं, जिसके कारण जो लीप ईयर होता है वो आपका 29 दिन का होता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए परिक्रमण गति का प्रभाव देख लेते हैं कि परिक्रमण गति के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। यहाँ पर एक तथ्य को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिन और रात के छोटे और बड़े होने की बात हो रही है, जबकि जब हम लोग परिभ्रमण गति की बात कर रहे थे यानी घूर्णन गति की बात कर रहे थे, तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात संभव हो पाता है, दिन और रात होता है, लेकिन परिक्रमण गति के कारण दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मियों के समय में हम लोग के यहाँ अर्थात भारत में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं, जबकि ठंडी के समय दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। ऐसा परिक्रमण गति के कारण संभव हो पाता है। दूसरा परिक्रमण गति का प्रभाव होता है कि ऋतु परिवर्तन होना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी गर्मियां होती हैं, कभी ठंडी होता है, कभी बसंत ऋतु होता है, तो इन सभी के होने का मुख्य कारण परिक्रमण गति है। यदि पृथ्वी परिक्रमण गति ना करे तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे ताकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से तथ्यों को समझा सकें। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका 21 मार्च या 22 मार्च का दिन है। 21 मार्च के समय क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। लेकिन 21 मार्च से सूर्य जो हमारा होता है वो उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने का मतलब उत्तर की तरफ यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने लगता है। और ये आते आते आपका 21 जून को आपका सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, जिसका मेन रीजन ये है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं यानी सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा का हिस्सा है, और आप लोग देख रहे हैं ये बड़ा हिस्सा, बड़े हिस्से पर सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, जबकि ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 21 जून को बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण वहां पर दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका 22 सितंबर या 23 सितंबर के समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को ही हम लोग विषुव कहते हैं। विषुव एक घटना होती है जिसे 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होती है। इस समय दिन और रात बराबर होता है पूरे पृथ्वी पर। जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 21 और 22 दिसंबर का समय। इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, अर्थात 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन आपका छोटा और रातें आपकी बड़ी होती हैं। अब चलिए मौसम परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, जब दिन आपका बड़ा होगा यानी सूर्य की किरणें आपका उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी 21 जून को, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब सूर्य की किरणें अधिक समय तक क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा यानी ग्रीष्म काल होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सूर्य की किरणें कम पड़ रही होती हैं यानी कम समय तक पड़ रही होती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होता है। और 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर के समय दक्षिणी गोलार्ध में आपका सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं, और यहाँ पर अधिक समय तक दिन होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होता है और उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत
जैसे देशों में, यहाँ पर शरद ऋतु होता है यानी कि शीत ऋतु होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अन्य विशेषता के बारे में जान लेते हैं। परिक्रमण गति के कारण ही ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। अर्थात आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो ये परिक्रमण गति के कारण ही संभव हो पाता है। परिक्रमण गति के कारण ही विषुव होता है, उपसौर होता है तथा अपसौर होता है। विषुव अभी हमने आपको बता रखा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, अर्थात दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है। तो जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है तो उसी घटना को हम लोग विषुव कहते हैं। उपसौर की घटना क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो उपसौर, जब हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस घटना को उपसौर कहते हैं। और उपसौर आपका 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। जबकि अपसौर क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो वो अपसौर होता है। ये आपका 4 जुलाई को होता है अपसौर की घटना। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।